हेलो जैन साथियों, आज हम लोग भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। और आप लोग को बता दें, हर सब्जेक्ट का मतलब लेक्चर जल्दी ही आने वाला है और आप लोग जरूर जो ना भूलिएगा। और आप लोग सारे क्लास को जरूर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा। अब की बार 2024 के बोर्ड के एग्जाम में फतेह करके रख देना है। जोश और जुनून के साथ इस क्लास को करना है और जो टिकेगा वही अच्छा मार्क्स लेके जाएगा। आप सभी को पता है, जो टिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। दिखेगा कौन? जो लास्ट तक मेहनत करता है। और आपको इसी जोश जुनून के साथ मेहनत करना है और 2024 के बोर्ड एग्जाम में फतेह मचा देना है, क्योंकि आखिरी एग्जाम होने वाला है 2024 में। 25 से बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है, स्कूल में ही होगा। मतलब एग्जाम होगा लेकिन स्कूल में ही होगा। आप लोग को इसका जानकारी पहले ही मिल चुका है। आइए आज इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्द ही आपका सारा लेक्चर आ जाएगा। जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जल्द ही कोशिश करें सब आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 है आपका ये भारत संसाधन एवं उपयोग, क्लास 10th बिहार बोर्ड। जो भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका है संसाधन का महत्व। ठीक है, देखिए संसाधन से हमारा तात्पर्य यह होता है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे। संसाधन जैसे कि आप जानते हैं, संसाधन मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु संसाधन कहे जाते हैं। जब तक दुनिया में जितने भी वस्तु हैं पर्यावरण से हमको प्राप्त होता है वो सब संसाधन है। पुराने समय में आपको बता दे, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, जीवाश्म ईंधन सब जमीन के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन इन सब का उपयोग नहीं हो पाता था। जैसे मानव क्या हुआ, मानव का मतलब प्रौद्योगिकी, ज्ञान, तकनीक, ये सब जब इसका माइंड विकसित हुआ तो विकसित होने के साथ साथ उसको उपयोग करना सीखा। और उपयोग के साथ साथ जो मानव के उपयोग में वस्तु आ जाता है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ने लगता है। वो इसलिए क्योंकि संसाधन मानव की आवश्यकता को पूर्ति जब करता है तो उसका डिमांड होने लगता है, और जिस चीज का डिमांड रहता है उस चीज का तो महत्व बढ़ेगा ही। और आपको बता दें, किसी भी देश का संसाधन को मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड क्या होता है? तो मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो किसी भी देश के विकास में संसाधन का सबसे बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर जिस देश के पास संसाधन है वह देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और बड़ा भी है, बहुत सारा देश है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास संसाधन न होते हुए भी वो क्या है, एक विकसित देश की श्रेणी में है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जापान का। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास संसाधन है ही नहीं। संसाधन विपणन देश है। विपणन मतलब जिसके पास रहे बस थोड़ा मोड़ा रहे, लेकिन उसके पास जो भी है उस संसाधन का वह बारीकी से उपयोग करता है, अच्छे ढंग से। और वह आज संसाधन विपणन होते हुए भी विकसित देश है जापान। और आप लोग को पता ही होगा जापान को अमेरिका ने कितना तकलीफ दिया है। फरमान हुए थे 2 बार किया है, एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945। पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। आप सभी को पता होगा संसाधन न होते हुए वो क्या है, विकसित देश है। ठीक है, और आप सभी को पता है एक भूगोलविद जिसका नाम था जिम्मरमैन, उन्होंने एक बात बोला था, संसाधन होते नहीं है बनते हैं। संसाधन होते नहीं है बनते हैं। मान लीजिए जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है, उस चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए, फिर उसको आप अपना इस्तेमाल में लेने लगे, आप उसका उपयोग करने लगे, तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। जो मानव की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन का ये इतिहास रहा है। इसलिए आप लोगों को संसाधन का महत्व समझ में आया होगा। संसाधन का महत्व समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका बोर्ड के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव। बताइए, संसाधन होते नहीं है बना, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, या संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो ये आपको कौन बोला था? जिम्मरमैन। कौन था जिम्मरमैन? भूगोलविद जिम्मरमैन। भूगोलविद जिम्मरमैन का यह स्टेटमेंट यानी कि कथन था। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे संसाधनों को जब वर्गीकरण मतलब कि बांटा गया है तो उसका भी कोई आधार होगा, किस आधार पर हम उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए संसाधनों के जो वर्गीकरण है वह उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण तो किया गया, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर किस में किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर उसको दो भाग में बांटा गया, जैव और अजैव में। ठीक है, फिर इस तो उत्पत्ति हुआ मतलब उत्पत्ति के आधार पर। अगला है उपयोगिता, मतलब उसका हम यूज किस ढंग से करते हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर उसको हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो भाग में बांटते हैं संसाधन को। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भी दो भाग में, उपयोगिता के आधार पर भी दो भाग में संसाधन को बांटते हैं। पहला जैव अजैव, दूसरा नवकरणीय और अनवकरणीय। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, चार भाग में। एक है व्यक्तिगत, उसका सामुदायिक, उसका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए आगे विकास की स्थिति के आधार पर आपके संसाधन को संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित संसाधन, इसको भी विकास की स्थिति के आधार पर कितने भाग में संसाधन को बांटा गया, चार भाग में। जिसकी संभावना हो संभाव्य संसाधन, फिर विकसित संसाधन, भंडारण, उसका बाद संचित। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग संसाधन को, ये कैटेगराइज करने का तरीका है। इसको बस समझ लेना है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस ओनली फॉर समझना है। आपको सिर्फ समझना है, सीखना है, क्योंकि आपको बस बोर्ड ही तो पास नहीं करना है, आगे बहुत सारा चीज करना है आपको, कंपटीशन फेस करना है, जॉब लेना है, और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आपको जरूरत पड़ता है। एक रियल लाइफ जीने में नॉलेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, आगे देखिए उसका संसाधन के है प्रकार, क्या है संसाधन का प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया था, दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन था, जैव संसाधन और अजैव। तो पहले समझते हैं जैव क्या होता है, सॉरी पहले इसको रोक देते हैं एक मिनट, पहले इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट को समझिए ध्यान से, आपको पता चलेगा क्या है संसाधन है, क्या है संसाधन। संसाधन को सबसे पहले इस चार्ट में दो भाग में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति प्राकृतिक के द्वारा होता है, नेचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और जो प्राकृतिक संसाधन है भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, तोहफा है। संसाधन भगवान के द्वारा दिया हुआ क्या है, तोहफा है। ठीक है, संसाधन प्राकृतिक संसाधन जो है भगवान के द्वारा दिया हुआ तोहफा है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक से हमको जो चीज प्राप्त होता है हमारे उपयोगी हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि नदी, झील, झरना, तालाब, सब कुछ हमारे उपयोग में आता है, फल, पेड़, वृक्ष, लकड़ी। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। अगला है मानवीय संसाधन, क्या है मानवीय संसाधन। तो देखिए मानवीय संसाधन मतलब, देखिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो चीजों को खुद बनाता भी है फिर उसका उपयोग भी करता है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन होते हुए भी, मानव एक संसाधन है जो संसाधन का निर्माण भी करता है और उपभोग भी करता है। मानव एक ऐसा संसाधन है, या मानवीय संसाधन ऐसा संसाधन है संसाधन का उपयोग भी करता है और निर्माण भी करता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांट दिया गया, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो एक बार उपयोग के बाद फिर से उपयोग हो जाए नवीकरणीय कहलाता है। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अनवीकरणीय जिसका एक बार उपयोग होने का दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन नवीकरणीय में आपका हो गया सौर ऊर्जा, फिर हो गया आपका ज्वारीय ऊर्जा। अगला है कि मानवीय संसाधन को संरचनाएं एवं संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया। फिर देखिए नवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया, सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, ये सब हो गया। उसके बाद जैव में बांटा गया। फिर देखिए आपका अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया, एक पुनः चक्रीय जैसे धातु हो गया आपका पुनः चक्रीय होता है, फिर अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन,
ये सब का पुनः चक्रीय नहीं किया जा सकता है। अब जैव संसाधन में एक प्राकृतिक वनस्पति, एक होता है वन्य जीव हो गया। इस ढंग से क्या है इस चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें जितना कुछ आपको दिख रहा है चार्ट में, इसको हम लोग क्या करेंगे अभी डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, जैव और अजैव में। तो जैव क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए जैव संसाधन, यह ऐसा संसाधन, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति, जैसे ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं जैव संसाधन। ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल के द्वारा हो, जिस मंडल में हम लोग निवास करते हैं उसको जैव मंडल बोलते हैं। जिस वातावरण या पर्यावरण में निवास करते हैं उसको भी जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, जो भौतिक कारकों से निर्मित दुनिया को ही वातावरण या पर्यावरण, और उसी जैव मंडल में से जो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, उसको जिसमें सजीव के लक्षण विद्यमान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या है जैव संसाधन। एक लाइन में जो जीवित रहता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैव मतलब जीवित और अजैव मतलब निर्जीव। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या हो गया आपका निर्जीव वस्तु हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका नवीकरणीय हो गया, अनवीकरणीय, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो वर्ग में बांटा गया है। पहले समझे थे उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, मतलब कहाँ से वो आया, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर सबसे पहले पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो सबसे पहले हम नवीकरणीय संसाधन को समझेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन क्या बोलते हैं, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत, यानी कि नया, नवीकृत का मतलब होता है या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यानी कि आपसे अगर पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग किया जा सके भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि या यांत्रिक विधि के द्वारा, जैसे भी हो, अगर वो पुनः उपयोग हो जाता है तो क्या कहलाता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आ जाया है तो क्या कल नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि पुनः का चर्चा हो रहा है, मतलब फिर से आ सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसी को हम बोलेंगे क्या नवीकरणीय संसाधन। अगला क्या है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो आप सभी लोग जानते हैं। जल, विद्युत, उसके बाद वन्य एवं वन्य प्राणी, ये सब क्या है नवीकरणीय संसाधन, आज प्राप्त हुए कल भी प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला क्या है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन का विकास लंबी अवधि, मतलब जो अनवीकरणीय संसाधन है ना, इसका जो विकास होता है ना, मतलब ये एक दिन में नहीं होने वाला, लंबी अवधि, अवधि का मतलब समय, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया होगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उस लंबी प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, जैसे में आपको तो समझ में आ गया होगा अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति नहीं किया जाता है, यानी कि जिसके विकास में लंबा समय लग जाता है, बहुत प्रक्रियाओं के द्वारा ये क्या होता है पुनः प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में हो गया आपका जीवाश्म ईंधन, एक बार खत्म होने के बाद इसका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। और जीवाश्म ईंधन आप लोगों को पता है लाखों वर्ष, 10 लाख वर्ष के बाद पता मतलब मिल पाता है। अभी कहाँ से मिल रहा है आपको बता दें, आज से लाखों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर डायनासोर रहा करता था, और वो डायनासोर पृथ्वी पर खगोलीय पिंड टकराने के कारण डायनासोर धरती के अंदर दब गया था। वही डायनासोर का जो शरीर गल के क्या बन गया, जीवाश्म का रूप ले लिया है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का।
और आपका जीवाश्म ईंधन में ही कोयला भी आता है, ठीक है। तो कोयला पेड़ पौधे के दबने के कारण हजारों लाखों वर्ष बाद क्या होता है, पेड़ पौधा कोयला का रूप ले लेता है। समझ गए? आगे देखिए, अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव पढ़ लिए, जो जीवित होता है जैव। उसके बाद क्या पढ़े, अजैव संसाधन, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उसको अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर पढ़े, नवीकरणीय अनवीकरणीय, जिसको पुनः पूर्ति किया जाता है नवीकरणीय, जो पुनः पूर्ति नहीं किया जाता है अनवीकरणीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो कोयला कैसा संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद फिर से इसका यूज नहीं किया जाता है। वैसे सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब फिर से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए नवीकरणीय। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले हम समझते हैं क्या ये अपना व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, जैसे आपका घर का कार, आपका भूखंड जहाँ पर आप लोग रहते हैं, आपका जमीन, ठीक है, आपका तालाब हो गया, ठीक है, आपका बिल्डिंग हो गया, भवन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिस खास क्षेत्र निजी अपना हो आपके क्षेत्र में, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे कि खेत का रसीद कटता है ना, तो सरकार उसका टैक्स ले रहा होता है, ठीक है, वही लगान चुकाते हैं। जैसे आपका भूखंड हो गया, आपका घर हो गया, तालाब हो गया, आपका कुआं हो गया, ये सब क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं, ठीक है, या आपके परिवार का हक है। समझ गए? उसके बाद क्या है, सामुदायिक संसाधन। तो ये सामुदायिक संसाधन जो होता है, ये ऐसा संसाधन होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर के आपके समाज में या समुदाय में रहने वाले सभी लोगों का उस पर हक रहता है, उसी को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सामुदायिक संसाधन ऐसा संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, मतलब उसके सभी व्यक्तियों वहां पर सुलभ होता है, सभी उसका उपयोग कर सकता है। जैसे में हो गया आपका शमशान, जहाँ पर लाश को जलाया जाता है, क्या वहां पर आप ही जला सकते हैं, आपका वो खास है क्या? नहीं, वहां पर बहुत सारा लाश जलता है, आपके समुदाय के सारा लाश जलता है। उसके बाद आपका मंदिर हो गया, मंदिर में सिर्फ आप ही पूजा करते हैं, वो आप पर्सनल बनाए, हो सकता है कभी कभी लोग अपने घर पर स्पेशल बना लेते हैं, लेकिन जो गांव में जो मंदिर रहता है सभी लोग के सहयोग से बनता है, वहाँ पर आप थोड़ी ना पूजा करते हैं, वहाँ पर गांव के सभी लोग करते हैं, समुदाय का। फिर आपका हो गया सामुदायिक भवन, जैसे सरकार के द्वारा कोई भवन बना दिया जाता है, जैसे कि रैन बसेरा सुने होंगे, ठीक है, वो हो गया आपका। फिर सरकारी स्कूल हो गया। उसके बाद खेल का मैदान, क्या उसमें आप सिर्फ खेल सकते हैं? नहीं, वहाँ पर समाज के सभी लड़के खेल सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका सामुदायिक संसाधन। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन होता है ऐसा संसाधन जिस पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का हक होता है, और वो राष्ट्र अगर चाहेगा तो आपके संसाधन को भी वो राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देगा। जैसे कि आपका घर है, मान लीजिए, तो जो घर है आपका, उस घर में गलती से अगर मान लीजिए 1 किलो सोने का ढेला निकल जाता है, या आपके घरों में जो जमीन है उसके नीचे में मान लीजिए कोयले का खदान मिल जाता है, तो वो आपका घर नहीं रहेगा, बल्कि अब वो राष्ट्रीय संसाधन में हो गया, वो आपका नहीं हुआ, बल्कि पूरा सरकार ले लेगा, उसके बदले आपको वहीं पर अलग जगह दे देगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, मतलब उसके अधीन में उपलब्ध सभी संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, सब राष्ट्रीय संसाधन है, भले ही वो भी आपका अधिकार, उसके अंदर अगर कुछ मिला तो सरकार का। ठीक है, नोट में किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज या पदार्थ अगर आ जाता है, जल संसाधन में वन्य जीव, समुद्री जीव, तो महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर तक। उसका बाद है क्या, अंतरराष्ट्रीय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश का 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है कैसा कहलाता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आपका लास्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है।
तो तटरेखा देखते हैं, समुद्र का किनारा। जैसे कि आप अपना देश के बारे में देख सकते हैं, अपना देश ये भारत है, ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। और आपको पता है जी, जब तीन ओर जल से घिरा हुआ है तो आपका क्या होगा, तीन ओर जल से घिरा हुआ है और एक ओर क्या है अपना इधर, बाकी सब क्या है, स्थल है। तो ये जल है, यहाँ से इसके किनारे से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र कहलाता है आर्थिक या अवर्जक क्षेत्र, इसका अपना होगा। यहाँ पर ये अपने अनुसार मछली पकड़ सकता है या कोई खनिज मिल गया तो उसको खनन करके निकलवा सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर के जो बाद का जो क्षेत्र होगा ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अधीन आएगा, ठीक है। और इसका उपयोग अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना होगा, तभी उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। सॉरी, इस चैप्टर को पढ़ के आपको जो फीलिंग आया हो, जो कुछ समझ में आया होगा, आप अपने कमेंट को ज़रूर हमारे तक पहुंचाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लाए। और आप ज़रूर बताइएगा हम जब भूगोल पढ़ाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, क्या हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्ट करने वाले आप ही तो होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अभी तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर खत्म हुआ है, एक दो और जो बचा है उसको खत्म कर